रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो बिहार के समस्तीपुर से है। यहाँ एक बाजार में दुकान खाली कराने को लेकर दो गुटों में जबरदस्त बवाल हो गया। लाठी डंडों से दोनों गुटों की तरफ से मारपीट शुरू हुई, ईंट पत्थर चलने लगे और इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल तान दी और फायरिंग शुरू कर दी। घटना बिहार के समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार की है, जहां कल देर शाम दुकान खाली कराने के विवाद में हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर पथराव हुआ और हवाई फायरिंग की घटना का भी पता लगा। मौके पर पहुंची पुलिस हालात को कंट्रोल किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो दुकानदारों के बीच लंबे वक्त से दुकान और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम इस मामले में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर मामला हिंसक हो गया। इस दौरान करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। फायरिंग होते ही बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये विवाद दो पक्षों में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दुकान खाली कराने की बात हो रही थी और दुकान खाली कराने की बात हिंसक रूप में बदल गई। पहले एक पक्ष की तरफ से हमला किया गया, फिर दूसरे पक्ष का जवाब भी हमले के रूप में ही सामने आया और कहासुनी हमला मारपीट और लाठी डंडों में तब्दील हो गया। अगली खबर भी बिहार से ही है। यहाँ के भागलपुर में नशीले पदार्थ की बरामदगी के लिए छापेमारी की कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो स्थानीय लोगों के विरोध का पुलिस को सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे बाहर निकल आए, पुलिस के एक्शन का विरोध करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने महिलाओं और बच्चों तक की पिटाई की, जिसके बाद लोगों ने पुलिस का विरोध करना शुरू किया। घटना भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के अंबा बाग की है, जहां आधी रात पुलिस की 3 गाड़ियां दंदनाती हुई पहुंची। इन गाड़ियों से करीब 25 पुलिस वाले निकले, संदिग्ध घरों में घुसे, तलाशी लेने के काम को शुरू किया गया। आरोप यह भी है कि जब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला तो वो महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस ने महिलाओं पर डंडे बरसाए, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है क्योंकि पुलिस की तरफ से महिलाओं पर, बच्चों पर डंडे बरसाए गए, मारपीट की गई, इसलिए उन्होंने पुलिस और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। राजधानी दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी। तीनों पर वसूली का आरोप है। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में हुई। पुलिस की टीम ने जब बाइक से भाग रहे बदमाश को घेरा तो पहले तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फिर भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि बाकी 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की ये तस्वीर और खबर सामने आई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार का ये पूरा घटनाक्रम है। 3 बदमाशों पर वसूली का दरअसल आरोप था और उसी के चलते पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और उसी दौरान पुलिस ने इस गिरफ्तारी में सफलता भी प्राप्त की। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना में हुए फायरिंग मामले में हर रोज नया ट्विस्ट सामने आ रहा है और अब ताजा अपडेट यह है कि किसी भी वक्त खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान सर जेल जा सकते हैं। खान सर की कोचिंग के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती है। खान सर की तलाश में पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है। दरअसल मामले में खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके मुताबिक खान सर के कहने पर ही उनके गार्ड्स ने फायरिंग की और अब पटना पुलिस की कई टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। दूसरी तरफ मामले में दोनों ही कोचिंग के छात्र अब आमने सामने हैं। ऐसे में पुलिस ने छात्रों से ये अपील की है कि किसी के भी बहकावे में आने की आपको जरूरत नहीं है और अगर प्रदर्शन करना भी है तो शांतिपूर्ण करें। फायरिंग मामले में फंस गए खान सर, दर्ज हो गई एफआईआर।
कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर रही छापेमारी, खान सर को लगेगी हथकड़ी। तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या खान सर ने रोशन सर को फंसाया, कैंपस मालिक को अपने साथ मिलाया? खान सर फरार हैं। पुलिस की कई टीमें खान सर को ढूंढ रही हैं। खान सर की कोचिंग के बाहर भी भारी फोर्स तैनात है और छात्रों से लेकर उनके करीबियों तक से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फायरिंग मामले में खान सर का दाव उल्टा पड़ गया है। जो खान सर खुद को पीड़ित बता रहे थे, अपने कोचिंग पर फायरिंग होने का दावा कर रहे थे, आज मामले में वही सबसे बड़े दोषी दिख रहे हैं। उन्हीं के 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के हथियार जब्त कर लिए गए हैं और अब खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कदम कुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि खान सर ने ही उन्हें फायरिंग करने को कहा था। ऐसे में बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। फायर होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फिर से जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की। खान सर की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि खान सर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी डीआईयू को सौंपी गई है और जल्द से जल्द खान सर को पकड़ने के ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस को खान सर के खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं। हालांकि खान सर अचानक गायब नहीं हुए हैं। शुक्रवार को सुबह खान सर कोचिंग सेंटर पहुंचे थे। उन्होंने क्लास भी ली थी, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के बजाय खान सर क्लास में अपनी सफाई के सबूत पेश कर रहे थे। बच्चों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे थे कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है और छात्रों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। ये लोग कहा कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए? माला। यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलों, मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को हथमारा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी। खान सर छात्रों को समझाने में लगे हैं कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई है। हालांकि ये बात उन्होंने उस रात नहीं बताई थी जिस रात फायरिंग की घटना हुई थी। उस रात तो खान सर ने सीधा आरोप लगा दिया था कि 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है और वो फायरिंग ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मालिक ने करवाई है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। खान सर ने छात्रों को जो समझाया उसका असर तुरंत दिखा। छात्रों ने खान सर के खिलाफ एक्शन का विरोध किया। तर्क वही दिए जो खान सर ने क्लास में पढ़ाए थे। छात्रों ने खान सर को निर्दोष बताया। जैसे उनका गिरफ्तारी हुआ, उनका लड़का आंदोलन किया, वैसे हम लोग भी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। उनका अगर गिरफ्तारी होता है तो आप ऐसे कैसे कह देंगे कि आप हमारे घर पे आए, ईंटा पत्थर मारे,
अब हम अपने बचाव के लिए अभी अपना लाइसेंसी गन से, जो कि वो भी पूरा सामने लोगों के सामने वो भी एयर फायर कर रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग कब हुआ है? आप हमको मार के गए तब ना हम आपको डराने के लिए हम किए हैं। सर को पता नहीं था ना, लेकिन बाद में जब वीडियो सामने आया तो ये भी तो सच्चाई हुआ, जहाँ जिस पे इल्जाम लगा उसका स्टाफ भी था उसमें, ये तो था ना, हुआ ना वो पुष्टि। जब उसका स्टाफ था तो वही हो सकता है। सामने से आगे वो सब तोड़फोड़ किया तो मान के चलिए इसका मुड़ी उड़ी फूटा तो मतलब हम लोग करेंगे नहीं। तो गार्ड काय के लिए रहता है? सुरक्षा के लिए नहीं रहता है। तो किसी के फायर थोड़े किया है, ऊपर फायर किया है जो सब भाग जाए। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के छात्र भी लगातार रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मामला पूरी तरह से साफ है कि रोशन सर को फंसाया गया है और खान सर के कहने पर ही उनके गार्ड्स ने फायरिंग की थी। सर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, उन पे गलत इल्जाम लगाया गया है। खान सर खुद करवाए हैं ऐसा। रोशन सर को रिहा किया जाए क्योंकि वो झूठा केस में गया हुआ है और झूठा केस में इतना दिन तक रखना सही बात नहीं है। और सीधी सी बात है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है रोशन सर को। और सच्चाई ये है कि खान सर खुद से करवाते हैं वहाँ पे सब चीज। खान सर जो अपना फेम बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है, बहुत लॉस हो रहा है। देखिए ये बिहार है, यहाँ से अंग्रेज को खदेड़ दिया गया, हुमायूं के अफगानिस्तान तक खदेड़ा गया शेर शाह सूरी के द्वारा। उसको हम लोग अगर मिल जाएंगे ना तो देवरिया तक खदेड़ देंगे। जो गुनाह किया है वो बाहर है और जो गुनाह नहीं किया है वो बेवजह भी जेल में है। अभी खान सर ने गोलीबारी की बात की है, खुद उन्होंने गोली चलवाया और सारे इल्जाम रोशन सर पे थोप पे और उसको अंदर कर दिया। और इसलिए बात है, हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको रिहा किया जाए। एक ही डिमांड है कि जेल का ताला टूटेगा और रोशन सर छूटेंगे। ये पूरा बवाल पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ था। ये 2 जून का वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग का पोस्टर उतारा जा रहा है और जो शख्स पोस्टर उतार रहा है ये वही गार्ड चुनचुन है जिसे लोगों ने पीटा था। हैरानी की बात यह है कि चुनचुन किसान कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है, खान सर के कोचिंग सेंटर का नहीं। दरअसल पटना का मुसल्लहपुर इलाका जहां सारे कोचिंग सेंटर हैं, उस कैंपस का मालिकाना हक किसान कोल्ड स्टोरेज का है, जिसके मालिक डीबी प्रसाद हैं। आरोप है कि डीबी प्रसाद और रोशन सर की कोचिंग को लेकर पहले से तनातनी है। वो खान सर के साथ मिलकर ज्ञान बिंदु कोचिंग को हटाना चाहते हैं और ये बात तब सही साबित हो गई जब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग का पोस्टर हटवाने का ऑर्डर खुद कैंपस के मालिक डीबी प्रसाद देते दिख रहे हैं। जब गार्ड चुनचुन ज्ञान बिंदु का पोस्टर उतार रहा था तब कैंपस मालिक नीचे से गार्ड चुनचुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। पूरा मामला छात्रों के भविष्य से भी जुड़ा है। ऐसे में आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की कि वो किसी भी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। हालांकि देखना होगा कि अगर पुलिस खान सर को गिरफ्तार करती है तो छात्र क्या करेंगे और पटना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेगी। एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ उनके पैतृक गांव में लोगों ने बड़ा आरोप लगाया। खान सर के पैतृक गांव भाटपारानी से लोगों ने बताया कि खान सर का नाता शुरू से ही विवादों से रहा है। खान सर के चाचा इमरान ने कहा कि खान सर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और खान सर ने ही फायरिंग करवाई होगी ताकि लोगों के बीच चर्चा में रहें। उस रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ। हम लोग को परेशान करने के लिए ये हमारी मकान है, झूठ मूठ का सड़क के रूप उसमें एप्लीकेशन देके कि सड़क पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे वो आदमी, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। ये सब अपने आप को भगवान समझ लिया है और मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। कितने घटिया स्तर की कोचिंग उसके यहाँ होती है, क्या वही पढ़ के उसी के यहाँ से वो लोग IAS PCS बनेंगे? एक पुलिस में चयन होता है तो कहता है कि 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ये नटवर लाल ही कर सकता है, ये उसी की साजिश है। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा
और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन शासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये कोचिंग माफिया है। खान सर के चाचा के अलावा गांव के और भी लोगों ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि फैसल खान का परिवार गांव भर के लोगों को धमकाता है, ऊंची पहुंच की धमकी देते हैं और कई कामों में तो रुकावट तक पैदा करते हैं। तो इधर का उधर बतियाते ही हैं। मेरे मोहल्ले में विंध्यवासिनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए, उसके बाद वो सड़क और के निर्माण के लेके मेरा छड़की ढावा दिए। यही नहीं, उनके पटीदार हैं, उनका ढावा दिए, मेरा ढावा दिए, 2 एक और लोग के ढावा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ इलाहाबाद जाऊँगा, यहाँ वहाँ लड़ूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लेखपाल को किसको घूस दे के 2 साल से लगे थे वो ढहवाने के लिए, क्योंकि वो पैसे के बल से उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनिये नहीं है। फायरिंग की बात यह है कि अपनी टीआरपी बनाने के लिए कुछ भी आदमी कर सकता है। मामूली नाली बन रही थी सर यहाँ पे हमारे वार्ड में, और उस नाली को खान सर द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नगर पंचायत की नियम सबके लिए सामान्य है, उनके लिए भी सामान्य है। नगर पंचायत की नियम दूसरे पर लागू होती है, दूसरे की बाउंड्री नगर पंचायत के नियम के तहत वो गिरवा सकते हैं, लेकिन लेखपाल द्वारा नापा गया सड़क, उसके बाद नाली बननी थी तो 17 फीट पे नहीं बना, लेखपाल द्वारा नापने पे 13 फीट पे कंप्लायंस पे चलाया गया। उसके बाद भी उनकी रोक थी, जिद थी, ईगो बना लिए थे। हमको धमकाया जा रहा था, उस समय मैं सभासद हूँ यहाँ का, हमको भी धमकाया गया था कि ढेर ईगो मत पाला। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। ममता के भरोसेमंद और कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने शौकत मोल्ला को सोनारपुर के कमलगाछी से गिरफ्तार किया। शौकत मोल्ला को चुनाव से पहले भांगड़ विधानसभा क्षेत्र के चलते बेरिया के दक्षिण बामुनिया गांव में हुए बम धमाके के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत भी हुई थी। काफी दिनों की एनआईए की इस कार्रवाई के बाद एनआईए को सफलता मिली जब मोल्ला को गिरफ्तार किया जा सका। एनआईए ने शौकत मोल्ला को धमाके के मुख्य संदिग्धों और साजिश करने वालों में से एक बताया था। सूत्रों की माने तो शौकत मोल्ला बांग्लादेश भागने की फिराक में था, जिसके बाद एनआईए ने जकारिया सुंदरबन मदरसा इलाके में कॉम्बिंग सर्च की। पूरे गांव में हर घर की तलाशी ली गई ताकि वो किसी भी तरह से बॉर्डर पार न जा सके। आखिरकार शुक्रवार को एनआईए को एक कामयाबी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने और 80 में से 60 विधानसभा विधायकों के बगावत के बाद टीएमसी अब अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपने आवास पर पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में 8 विधायक 6 सांसद शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में केवल नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य ही शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में विधानसभा स्पीकर की ओर से नियुक्त किए गए विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी अवैध बताए गए। पार्टी इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की कोशिश करेगी। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका एगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाई कोर्ट में होगा। पहले हाई कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स में नादान है, और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। 59 नहीं है, हम आप लोग का माध्यम से बोल रहे हैं। आप लोग के 59 एमएलए जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी वर्कर का सामने खड़ा होके मीटिंग करके पहले उन लोग का पास रिकॉग्नाइजेशन लीजिए। आप लोग एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि नहीं है, ममता बनर्जी का बहुत छोड़ के। तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी है और वर्कर्स है,
मिडिल में जो MP MLA है उसका कोई दाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो ममता बनर्जी और वर्कर एंड पब्लिक ने ममता बनर्जी के, और बीच में जो लोग आ रहा है, जो 59 आदमी गया है, उनको कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके वर्कर्स मीटिंग करके बोलिए ममता बनर्जी हमारा लीडर नहीं है, वो आदमी और ऋतुप्रिया बनर्जी लीडर है। उसका बाद हम लोग देखेंगे क्या वो उसका हालत है। कल्याण बनर्जी को आपने सुना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने टीएमसी के संगठन में कई बदलाव किए हैं। जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की मदद के लिए 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। स्टेट प्रेसिडेंट सुब्रत बख्शी को खराब सेहत का देखते हुए उनकी जगह चनीमा भट्टाचार्य को टीएमसी का नया स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट विंग, यूथ विंग और महिला विंग की समीक्षा भी की गई है। पार्टी जल्द ही इसमें भी बदलाव कर सकती है। टीएमसी में टूट के बाद बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के साथ अब टीएमसी के नेताओं ने भी नकार दिया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। ट्रॉली बैग से ये करोड़ों की ड्रग्स मिली है। बताया जा रहा है कि इस ट्रॉली बैग में लगभग 10 करोड़ की ड्रग्स ले जाई जा रही थी। हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है। बैंकॉक से मस्कट होते हुए यात्री पहुंचे थे और जब तलाशी हुई तो उनके बैग से इस ड्रग्स का खुलासा हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स नेटवर्क के तार खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स की खेप लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ी गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ड्रग्स नेटवर्क के तार अब खंगालने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन इस ड्रग्स के नेटवर्क और इस ड्रग्स के बिजनेस में जुड़ा हुआ है। बैंकॉक से मस्कट होते हुए यात्री पहुंचे थे और जिस दौरान ये ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, जिस सूटकेस को टीम ने पकड़ा उसमें करोड़ों की हाइड्रोपोनिक ड्रग्स के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो इस ड्रग्स को सीज कर लिया गया। तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही ड्रग्स है जो यात्री के बैग से मिली और फिर उसका वजन करके उसे सीज किया गया। दिल्ली की मालवीय नगर में फ्लोरिश होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। गेस्ट हाउसेस, होटल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इन सब की जांच की जा रही है। जो भी बिल्डिंग मानक पर खरी नहीं उतर रही है उसे तुरंत सील किया जा रहा है। लाइट काटी जा रही है, नोटिस लगाए जा रहे हैं। 1 जून से अब तक दिल्ली में 82 संपत्तियों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई। 43 ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सीज किया गया है। 150 से ज्यादा नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने को मंजूरी दे दी है। अब अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी और जो भी अफसर दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद अब दिल्ली का प्रशासन नींद से जाग गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं। एमसीडी के अफसर अवैध इमारतों की सीलिंग कर रहे हैं। जिन इमारतों में अवैध निर्माण हुआ है वहां बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। जिस इलाके में फ्लोरिश होटल था वहां बुलडोजर गरज रहा है। दुकानों, होटलों के बाहर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। मालवीय नगर में
फ्लोरिसन होटल में आग लगने के बाद अब एमसीडी की नींद टूटी है। प्रशासन एक्शन में आया। इस समय मालवीय नगर के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एसडीएम की टीम पहुंची है और ये वो जगह है जहां पे फ्लोरिश इन होटल है और ये फ्लोरिश इन होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां पे बुलडोजर फिलहाल उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा रहा है, उस अतिक्रमण को हटा रहा है जो सड़क पे किया हुआ था। आपको यहाँ पे दुकानें नजर आ रही हैं। इन दुकानों के आगे सड़क पर कुछ जगह को घेरने के लिए एक चबूतरा बना लिया गया था। लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम कराया हुआ था और ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर 2 दिन पहले पहुंच नहीं पा रहा था। काफी चौड़ी सड़क है लेकिन क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था इसलिए सड़क का साइज कम हो गया और दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आसानी से नहीं निकल पाई, इसलिए अब एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के आला अफसर शामिल हुए। बैठक में सीएम ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही पूरी दिल्ली में G+4 से ज्यादा बनी सभी इमारतों को सील करने का आदेश दिया। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। दिल्ली में मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सरकार ने अब पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने मालवीय नगर हादसे की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सजा और मिलीभगत के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएमए एक्ट 2005 लागू किया जाएगा। अवैध निर्माण पर सख्ती बरतते हुए गृह विभाग ने हम अब एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें डीएम की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की कमेटी बनी थी जिसमें डीएम, डीसी, फायर, बिजली विभाग और अन्य विभागों के साथ उसको ताकीद की गई है कि तुरंत प्रभाव से अपने अपने क्षेत्र में चल रहे सभी ऐसे गेस्ट हाउस, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, होटल्स, बैंक्वेट्स और ऐसे ही निकाय जिन्होंने लाइसेंस लिया उसका वायलेशन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं लिया उनको तुरंत प्रभाव में सील करने की कार्रवाई, दंडित करने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव में की जाए। मालवीय नगर की घटना के बाद अब दिल्ली में योगी मॉडल की तर्ज पर एक्शन हो रहा है। पूरी राजधानी में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मालवीय नगर से करावल नगर और साकेत से रोहिणी तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहर बन रहा है। यानी अब दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों पर सीधा एक्शन होगा। मार्किंग होगी, सीलिंग होगी और बुलडोजर चलेगा। मालवीय नगर में प्रशासन उन होटलों को खोलकर जांच कर रहा है जिनके मालिक एक्शन के डर से होटल बंद करके चले गए हैं। जिन होटल मालिकों ने नियमों को तोड़ा है उन होटलों को सील किया जा रहा है, लाइट काटी जा रही है। फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण अग्निकांड के बाद एमसीडी सुपर एक्शन में दिख रही है। 1 जून से अब तक पूरी दिल्ली में 82 संपत्तियों पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सील किया गया है और 150 से अधिक नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। एमसीडी का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली के साउथ जोन में चल रहा है। हौज रानी में 12 अवैध B&B गेस्ट हाउस मार्क किए गए हैं। साथ ही मानक पूरे नहीं होने पर 5 गेस्ट हाउस को सील किया गया है। साकेत के सैदुल आजाब इलाके में 32 संपत्तियों की पहचान की गई है, जबकि 8 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं खिड़की एक्सटेंशन की 9 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और 1 संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। एमसीडी के अफसर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फाइल लेकर घूम रहे हैं। जहां भी अवैध निर्माण हुआ है वहां टेप लगाया जा रहा है। एमसीडी उन इमारतों को सील कर रही है जिनके पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है, जिन बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं है
या फिर रिहायशी इलाकों में अवैध कॉमर्शियल होटल या गेस्ट हाउस चल रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। हम इस समय साकेत के सैदुल्ला जाब में हैं और यहाँ पर भी अब जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है उन इमारतों के खिलाफ जो कि अवैध तौर पर निर्मित हैं, जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखकर तैयार किया गया है। ये चारों तरफ जो पूरी इमारतें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको पूरी तरह से खत्म किया है और साथ में ये जो बड़ी इमारतें हैं, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लोर, ये जो 5 फ्लोर का इमारत है, यहाँ पर बड़े ऑफिसेस थे, उन सबको अब सील्ड कर दिया गया है और यहाँ पर डीएम के निर्देश के अनुसार यहाँ पर ठीक सामने ताला लगा दिया गया है। ये पूरा ऑफिस कैंपस अब सील्ड है। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीलिंग और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन जोन में 7 प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई। नेरेला जोन में 8 प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर में 3 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। गौतम नगर में बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी चलाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और तमाम संबंधित विभाग इस वक्त एक्शन मोड में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के एक हिटोरनी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो शासन का पीला पंजा है वो अवैध निर्माण पर चल रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक फैशन डिजाइनर की तरफ से एक पूरा आउटलेट जो है यहाँ बनाया जा रहा था, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निगम का पीला पंजा है जो कि लगातार चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दिल्ली के साकेत में, इसके अलावा दिल्ली के मालवीय नगर में लगातार बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है और अब यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 बुलडोजर, जिसमें एक जेसीबी मशीन है और दूसरी जो है बुलडोजर है, उसको लगातार जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो अब दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी मानकों की जांच हो रही है। साथ ही किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाने पर उन्हें तुरंत सील किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है। सरकार के इस एक्शन से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है। कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताया। एक इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश इस वक्त भारत पर बहुत दबाव बना रहे हैं कि वो रूस का साथ छोड़ दे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भरोसेमंद नेता हैं और ऐसे प्रेशर का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। The US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences in our ties with India and will continue doing that, and we deem India to be a very reliable partner. महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब मराठा समाज के छात्रों को भी वो सारी पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं और छूट मिलेंगी जो अभी तक सिर्फ ओबीसी वर्ग को मिलती थी। सरकार ने इसके लिए कुल 8 योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। दरअसल मराठा समाज काफी वक्त से मांग कर रहा था कि उन्हें भी पढ़ाई में सरकारी मदद, सुविधाएं मिले, जिसके बाद अब फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया कि ओबीसी समाज को पढ़ाई में जो भी छूट और सुविधाएं मिलती हैं वो सब अब मराठा समाज को भी दी जाएंगी। ये फैसला मराठा समाज के लिए सिर्फ 1 या 2 योजनाओं का नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी को पढ़ाई में जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब अब मराठा समाज को भी मिलेंगी, चाहे अभी हो या आने वाले वक्त में। यानी कि दोनों समाजों को पढ़ाई में बराबर का दर्जा देने की कोशिश मुख्यमंत्री की इस पहल के तहत हुई है। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार थार का कहर नजर आया। सिंगरा थाने के औरंगाबाद इलाके में तेज रफ्तार थार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी है, तो वहीं लोकल
लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। सभी घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस की जांच में ये पता लगा कि हादसे के वक्त थार को नाबालिग ड्राइव कर रहा था। लापरवाही और तेज स्पीड के कारण थार चालक ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी। इसके बाद अनियंत्रित गाड़ी सड़क पर पलट गई, जिसमें सड़क पर जा रहे 2 राहगीर इसकी चपेट में आ गए। अब पुलिस ने थार के नाबालिग ड्राइवर के साथ गाड़ी ओनर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। एक वाहन थार जो कि औरंगाबाद से रामकुंड की तरफ जा रहा था, अचानक से अनियंत्रित हो गया, जिससे कि 2 व्यक्ति जो उस रूट पे थे वो उससे टक्कर लगने से घायल हो गए और अंततः वो गाड़ी जो है जाकर के एक दुकान में जाकर लड़ गई, जिससे कि दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। पूछताछ करने पे ज्ञात हुआ कि ये वाहन जो है ये कुछ नाबालिग उम्र के लड़के चला रहे थे और इसका जो वाहन स्वामी था उसने लापरवाही पूर्वक बिना किसी जिम्मेदारी के एक नए उम्र के लड़कों को गाड़ी दे दी, जिससे कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस प्रकरण में जो है ये तीनों जो लोग गाड़ी मौजूद थे इनको थाने लाया गया है, इन पे विधिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो उसका वाहन स्वामी है उस पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहां खाना परोसने में हुई देरी पर पुलिस वाले के दामाद और समधी की गुंडागर्दी सामने आई। सड़क पर लापरवाही से कार का दरवाजा खोलने से कितना बड़ा हादसा हो गया और रोड रेज में हुई गोलीबारी में कहां एक शख्स की जान चली गई। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। पहली गोली में शीशा का दरवाजा धड़ाम हुआ, दूसरी गोली में अंदर का शीशा भी टूटा। इसके बाद तो गोली चलाने वाले के साथ आए शख्स ने अंदर कोहराम मचा दिया। कभी डंडे से तोड़फोड़ की तो कभी वहां रखे सामान को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। जहां ये गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक रेस्टोरेंट है और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनमें से एक थाना प्रभारी का दामाद है तो दूसरा थाना प्रभारी का समधी, बाकी इनके साथ के लोग हैं। मंगलवार रात को ही इस तोड़फोड़ की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सब लोग होटल में खाने के लिए पहुंचे थे। खाना परोसने में जरा सी देरी क्या हुई, पुलिस वाले के रिश्तेदारों का पारा इतना चढ़ा कि इन्होंने होटल के अंदर गुंडागर्दी शुरू कर दी। पहले शीशे का दरवाजा डंडे से तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो उसे फायरिंग कर तोड़ दिया। होटल के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे बाहर निकले और वहां खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। करीब आधा घंटे तक ये होटल के अंदर और बाहर उत्पात मचाते रहे, फिर मौके से भाग निकले। होटल के स्टाफ ने टेबल के नीचे और काउंटर के पीछे छिपकर जान बचाई। होटल संचालक की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस फौरन एक्शन में आई और वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर इनका जुलूस निकाला गया। अब पुलिस तोड़फोड़ में शामिल इनके बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सड़क किनारे लापरवाही से कार का दरवाजा खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। सड़क किनारे कार खड़ी करने के बाद ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे पीछे से आ रही बाइक कार के दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे से टकराते ही बाइक फिसल गई और बाइक पर सवार दोनों शख्स उछलकर गिर गए। बाइक पर पीछे बैठा शख्स तो सड़क किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। भीड़ जमा हो गई, लेकिन ड्राइवर की असंवेदनशीलता देखिए। इसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन उसे अपनी कार के दरवाजे की फिक्र सता रही है। वो एक बार भी उस तरफ नहीं गया जिधर दोनों बाइक सवार गिरे हुए थे। वो अपनी कार का दरवाजा चेक कर रहा है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन 2 लोगों की जान मुश्किल में है, उसे नहीं दिख रहा। दर्दनाक घटना यूपी के फिरोजाबाद की है। कार के दरवाजे से टकराई बाइक पर 2 लोग सवार थे। दामाद बाइक चला रहा था, जबकि ससुर गैस सिलेंडर लेकर पीछे बैठे थे। हादसे में ससुर की मौत हो गई।
जबकि दामाद को गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर के आधार पर जांच कर रही है। कार की हालत देखकर साफ है कि ये किसी हमले की शिकार हुई है। कार के टूटे शीशे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर किसी ने फायरिंग की है। जी हां, इस कार पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग हुई है रोड रेज में। गाड़ी को साइड न देने को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। देखिए, बीच सड़क पर विवाद के बाद इस शख्स ने अपनी गन लोड की और जनार्दन कार के अंदर मौजूद शख्स पर फायरिंग कर दी। खुद पर हुई फायरिंग के जवाब में कार में मौजूद शख्स ने भी जवाब में गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कार में मौजूद दीप नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने वाले एक आरोपी की भी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। सरेआम फायरिंग की ये वारदात पंजाब के गुरदासपुर में हुई है। बीच सड़क पर हुई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।